नमस्कार साथियों, मैं मनीष पुवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरे प्यारे विद्यार्थी जो राजस्थान बोर्ड के हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर कर आया हूं। आप सभी को पता होगा कि 31 मार्च से शुरुआत हो रही है राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स की, और उसमें 18 अप्रैल को आपके प्यारे से सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का पेपर है और उसका मॉडल पेपर मैं आज आप लोगों को करवाने जा रहा हूं। बहुत आसान मॉडल पेपर राजस्थान का है। मतलब ऐसा है कि बिल्कुल डायरेक्ट किताब में से क्वेश्चन उठा करके दिए, भाई ये बता दो। बिल्कुल भी इतना ज्यादा सीरियस कोई नहीं, मस्त रहो राजस्थान वालों, तुम लोग मतलब पूरे में से पूरे आ सकते हैं अगर तुम अच्छे से लिख करके आओगे। और कैसे लिखना है वो आज मैं बता दूंगा। खंड अ में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न है, जो इसमें क्या होगा आपको एमसीक्यू मिलेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, फिर 1 में रोमन नंबर में 1 2 3 4 5 6 है, ऐसे करके 12 क्वेश्चन इसमें हमें दे रखे हैं। तो जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहां हुआ था। इलाहाबाद, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास। 1929 का जो अधिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो कहां पर हुआ था, वो हुआ था लाहौर में। इंपॉर्टेंट दो कारणों के कारण था। एक तो 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज की शपथ लेने की बात करी थी, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि वो युवा थे, और युवा के हाथ में क्या है, कांग्रेस की अब कमान थी। तो सीधा सा सवाल था। दूसरा पूछा है जर्मन बलूत किसका प्रतीक है। ये जर्मन बलूत की बात क्यों करी गई है यहाँ पर। आजादी के लिए, शांति की चाह के लिए, एक नए युग का सूत्रपात के लिए, बहादुरी के लिए। क्योंकि हमने जर्मेनिया के बारे में पढ़ा था, और जर्मेनिया अपना जो मुकुट है ना, वो बलूत के जो पत्ते होते हैं ना उन्हीं का ही बनाया हुआ है। और वो क्या दर्शाता है, वो बहादुरी को दर्शाता है, वीरता को दर्शाता है कि जर्मन के लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों बहुत आसान सवाल थे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना करी गई। यूनिसेफ की करी गई है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की करी गई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या यूनेस्को। देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो संस्थाएं आई, और ये हुआ कब, सबसे पहली बात तो ये 1944 में। और दो संस्थाएं कौन कौन सी थी, एक थी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक विश्व बैंक। तो यहां पर विश्व बैंक आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो सही आंसर कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ही इसका सही आंसर है। और विश्व बैंक भी होता तो हम दोनों को सही करते, और एक ऐसा ऑप्शन भी होता जिसमें दोनों का सही माना जाता। ओके, तो वेरी इजी। और इन्होंने काम करना कब शुरू करा था, 1947 से। हमारे आजादी का इंतजार कर रहे थे। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरण योग्य है, प्रवाह है, जैव या अनवीकरण योग्य। तो इसका सही आंसर है अनवीकरण योग्य ही लौह अयस्क है, आयरन और जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड। तो मरुस्थलीय मृदा, एरिड जो सोइल है, सूखी मृदा है, वो कहां पे पाई जाएगी, पधारो हमारे देश राजस्थान में ही पाई जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई। 1974, 1973, 1975, 1976। तो सीधा सा सवाल है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। मतलब कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे पूछ तो ऐसा रहे जैसे कि मतलब बच्चों को कुछ पढ़ाई नहीं होगा। अरे आंख बंद करके कर दोगे। 1948 में श्रीलंका की आजादी होती है, हमारी कब हुई, 1947। फिर 1950 में हमारा संविधान बनकर के तैयार हो जाता है, सॉरी तैयार 49 में हो जाता है और लागू 50 में हो जाता है, ठीक है। और फिर 51-52 में हमारे पहले लोकसभा के चुनाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया है। 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। तो कितने में बांटा गया है बच्चों, 3 में। कौन से हैं वो 3, संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची, और एक कौन सी थी, समवर्ती सूची। एक है समवर्ती सूची। अब आप लोग ये सोचोगे सर वो बाकी बचे मुद्दे भी तो हैं, वो तीनों सूचियों में नहीं है, वो बाकी बचे हैं, पर जो भागों में बांटा गया वो 3 में ही है। कितनी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। जैविक अंतर का मतलब है जो बायोलॉजिकल होता है कि भाई जो महिला है उसका शरीर अलग है और पुरुष का शरीर अलग है, ठीक है ना। तो वो जैविक अंतर की बात करता है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, या समाज ने जो पुरुष और स्त्री को असमान भूमिकाएं दी है उसकी बात करता है। बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, तो संख्या का अनुपात तो क्या कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। तो ये तो यही गलत हो गया, लिंग अनुपात। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान
का अधिकार न मिलना, तो मतदान का अधिकार न मिलना ये तो राजनीतिक असमानता है, ठीक है, ये वाले की बात कर नहीं रहा, ठीक है ना। और समाज की बात है तो समाज ही यहाँ पे सही आ जाएगा कि स्त्री और पुरुष को जो असमान भूमिकाएं दी हैं, जिसमें हमने श्रम का लैंगिक विभाजन पढ़ा है कि महिलाएं घर का काम करेगी और पुरुष बाहर जाकर के पैसे कमा करके लाएगा, वही यहाँ पे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है, कि मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, जापान। हमने जापान वाला पढ़ा था, एक धनी देश है, एक निम्न वर्ग वाला देश है, पर भारत कौन सा है? मध्य आय वर्ग वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को या चतुर्थ क्षेत्र को? तो औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ही सही आंसर है। उदारीकरण का मतलब क्या है? उदार हो जाना, बाहर से कंपनियों को आजादी दे देना, आप आओ या फैक्ट्री लगाओ, अपना बिजनेस चलाओ, वो उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राइवेट के हाथ में, निजी के हाथ में देना, वो निजीकरण कहलाता है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है? कि सरकारी ज्यादा कर देना, ठीक है। जैसे कि 1969 की बात है, जब इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया था, प्राइवेट बैंकों को सरकारी बैंक बना दिया। ओके, तो यहां तक जो हमारे एमसीक्यू थे वो एमसीक्यू हो गए। हमने कितने एमसीक्यू थे? 12 थे, 12 के 12 एमसीक्यू कर लिए, सारे एक एक मार्क्स के थे। 12 मार्क्स तो बता पक्के हुए या नहीं हुए? बिल्कुल आसान आसान, बिल्कुल ऐसे चॉकलेट जैसे, दिक्कत ही नहीं है, देखते ही आ जाने चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी बहुत भी मेहनत करी होगी तो, और आपने तो वैसे ही बिल्कुल जी जान मेहनत कर रखी है। प्रश्न संख्या 2 पे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलो भैया, अफ्रीका में डैश नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। अफ्रीका में कौन सी बीमारी? देखो, अफ्रीका के बारे में हमने कभी पढ़ा है, और कम में हमने एक ही बीमारी पढ़ी है, वो बीमारी थी रिंडर पेस्ट, ठीक है, जो किसकी थी? पशुओं की थी। मैं यहां लिख देता हूं, एक्चुअली वहां पर आएगा नहीं, इसलिए यहां पर भी ये उसी का ब्लॉक दे रखा है, रिंडर पेस्ट। पशु रोग था, रिंडर पेस्ट, और आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में पशु रोग भी लिख देना, जिससे टीचर जी है ना, गुरु जी, और भी खुश हो जाएंगे, और बच्चे को तो बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो पशु रोग आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, भारत के कुल डैश प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन पर स्थित है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुन, भारत के कुल डैश प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन पर स्थित है। कितना वन है हमारे पास, ये बात पूछिए, तो 24.56% है। प्रतिशत तो लिखा हुआ, पर आप 24.56 लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर ये पूछ लेता वांछित वन क्षेत्र कितना होना चाहिए, तो उस पर आपको बिल्कुल लिखना है 33% होना चाहिए, और है कितना? 24%। 24 भी लिख दोगे तो बहुत है भैया, ऐसा 5, 6, 1, 6 के चक्कर में मत पड़ना, 24 भी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बोला है, खालिस्तान दिया है, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। अन्य जाति समूहों को अलग मानते हैं। देखिए, हमारे देश में जाति व्यवस्था चल रही है, जाति व्यवस्था का आधार क्या है? वर्ण व्यवस्था, है ना, वर्ण व्यवस्था ही है ना, पढ़ रखा है ना अपन, तो लिख दो फिर वर्ण व्यवस्था, फिर चिंता किस बात की। लिखो यहाँ पे वर्ण, और यहाँ पे नीचे व्यवस्था, मतलब आप लोग तो एक साथ लिखना, ये है ना, कोई दो वो नहीं है, एक ही है, ठीक है ना। ये इंग्लिश वाले मैंने वर्ण व्यवस्था लिख दिया, ठीक है ना, तो आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और देश के आधार पर करती है। तो 3 होते हैं, शैक्षिक स्तर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और ये दोनों कब सही होंगी? जब अच्छी इनकम होगी, पैसा होना चाहिए लोगों के पास, है ना। पैसा है तो सब कुछ सही है, अच्छा इलाज भी मिल जाएगा, अच्छी शिक्षा भी मिल जाएगी। तो शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और आय की स्थिति पे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के भीतर किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य कहलाता है। किसी देश के भीतर विशेष वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, तो एक ही बात कहता हूं मैं, तो क्या कहता हूं? जमीन जिसकी, जीडीपी उसकी। क्या बोला है? जमीन जिसकी, जीडीपी उसकी। ये लिखना मत, आंसर है जीडीपी। पर जीडीपी को अपन लिखते हैं हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ब्रैकेट में डाल दीजिएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लिखेंगे तो भी बढ़िया है, और आप सिर्फ विदेशी निवेश लिख करके आ जाएंगे ना, तो भी गुरुजी आपको पूरे नंबर देंगे।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर अब हमारे 6 मार्क्स और पक्के हो गए। तो ये 12 एमसीक्यू में और 6 या 18 पूरे हो गए। अब बढ़ते हैं थोड़े से बड़े से आंसर है, ये लिखना पड़ेगा, एक एक शब्द या एक एक पंक्ति में इनका आंसर लिखना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो दिया है, गिरमिटियस शब्द से आप क्या समझते हो? देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को, और आप है ना, अगर आपके पास एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी चल रही, एनसीईआरटी में खोलोगे ना तो साइड में एक बॉक्स दे रखा है गिरमिटिया मजदूर का भारत के राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में, वहां से आपको साफ साफ मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? गिरमिटिया शब्द उन मजदूरों के लिए है जिन्हें क्या है, ले जाए विदेशों में काम करने के लिए ले जाया गया। किन के लिए है? मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए है। और कौन से मजदूरों के लिए? जिन्हें विदेश ले जाया गया। विदेश ले जाया गया क्या करने के लिए? काम करने के लिए। तो गिरमिटिया शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें विदेशों में ले जाया गया काम करने के लिए। और कैसे ले जाया गया? अनुबंध के तहत, एग्रीमेंट के तहत। अनुबंध एग्रीमेंट के तहत जिन मजदूरों को अनुबंध के तहत विदेशों में काम करने के लिए ले जाया गया उन्हें हम क्या कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। और ये गिरमिटिया शब्द आया कैसे? कैसे आया? जो ये अनुबंध होता था, जो एग्रीमेंट होता था ना, उसे वो मजदूर गिरमिट करते थे, तो गिरमिट करने वाले ही क्या है? गिरमिटिया कहलाने लगे। ठीक है, और इसमें हमने बाबा रामचंद्र सन्यासी के बारे में पढ़ा था, जो गिरमिटिया मजदूर थे, कहां पे? फिजी में थे। वो बात लिखना मत, सिर्फ गिरमिटिया का मतलब पूछा तो गिरमिटिया का मतलब ही बता देना। ठीक है, बात क्लियर? नेक्स्ट, पहला हमारा कंप्लीट। दूसरा, वीटो, निषेधाधिकार किसे कहा जाता है? वीटो का मतलब पूछा है, निषेधाधिकार। निषेध का मतलब क्या होता है? मना करना, और मना करने का अधिकार है तो लिख दो, सीधे सी बात लिख दो। किसी फैसले को अस्वीकार करने की शक्ति, किसी फैसले को अस्वीकार करने का अधिकार, किसी फैसले को अस्वीकार करने का अधिकार, कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा, जाओ जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ लो। जैसे कि हमने देखा है संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है, 5 देशों के पास वीटो का अधिकार होता है। वो मना कर देते हैं, इस फैसले के समर्थन में मैं नहीं हूं, मैं मना कर रहा हूं। अस्वीकार कर देना तो वो क्या कहलाता है? वीटो कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस पे मैं टिक लगा दूं, मिल गए 2 नंबर पर अपन को, एक एक तो मिल गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये जो फेमस डायलॉग है, ये हमारे आदरणीय पूजनीय, किसका है? आदरणीय पूजनीय तो नहीं है, कौन है ये? मेटरनिक साहब। तो मेटरनिक साहब का आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं, ड्यूक मेटरनिक लिखो या मेटरनिक लिखो, बात एक ही है। चलिए, तो यहां पर भी कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट है कि बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय सुझाइए। बाढ़ नियंत्रण हेतु एक उपाय। देखो, बाढ़ को अगर कंट्रोल करना है ना, तो उसके मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं। पहली बात तो है कि सघन वृक्षारोपण होना चाहिए। सघन वृक्षारोपण का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण होना चाहिए। सघन मतलब होता है बिल्कुल पास पास, बहुत ज्यादा, बहुत एरिया में फैला हुआ वृक्षारोपण होना चाहिए, क्योंकि वृक्षारोपण होगा तो वो क्या है, पानी के भाव को कम कर देता है। तो वृक्षारोपण होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा क्या है? ऊंचाई पर मकान बनाने चाहिए। मकान, सड़क, ये सब क्या है? ऊंचाई पर बनी हुई होनी चाहिए। ऊंचाई पर होगी तो पानी नीचे से ही जाएगा, ऊपर तक नहीं आएगा। 2, और तीसरा, इसमें सरकार को क्या है? प्रशिक्षण देना चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भैया ऐसा ऐसा करना, अगर बाढ़ आती है ऐसी संस्था स्थापित करनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को ट्रेन करे कि भैया आपको किस प्रकार से बाढ़ से बचना है। ओके, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर इस पे मैं टिक करते हुए चलता हूं। भारत के क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? तो कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। पूरी एक लिस्ट बनवाई थी मैंने, कहां पे पूछा है? उत्तर पूर्वी राज्यों में पूछा है। क्या कहा जाता है? झूम। ठीक है, झूम। उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या कहा जाएगा? झूम कहा जाएगा। फिर इस पे भी हमें मार्क्स मिल गया। फिर है किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताइए। एक रेशे की फसल, एक रेशे वाली फसल, तो इस पर आप नाम लिख दीजिएगा। पटसन नाम लिख सकते हैं, पटसन या जूट, एक ही बात है। ठीक है, जूट का आप नाम जूट लिख दीजिएगा। ठीक है, जूट आपने लिख दिया। जूट को सुनहरे रेशे वाली फसल कहा जाता है, तो ये क्या है? जूट आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन पूछा है, बेल्जियम ने 1970 से 1973 के बीच कुल कितने संशोधन किए? तो देखो, 1970 से 1973 के बीच कितने संशोधन किए? 4। कितने संशोधन किए हैं? 4 संशोधन करे हैं। ये आपका सही। देखो, आपके है ना, एक बात बहुत ध्यान से सुना राजस्थान बोर्ड वालों,
एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, फिर आपको एक चीज समझानी है वो बता रहा हूँ। चलो मैं वैसे बता दूं, आपके स्टार्टिंग में इसमें ये बात कही गई कि एक शब्द या एक लाइन में उत्तर दे। शुरुआत में जो गिरमिटिया है उनके तो थोड़े बड़े हैं, पर यहाँ पे अगर सीधा है तो सीधा 4 लिख देना, ज्यादा फालतू की हेडेक मत लेना, ठीक है? नहीं तो कभी टीचर चिढ़ भी जाते हैं कि इतना बड़ा कैसे लिख दिया। 4 लिख देना, और बाकी फिर भी आप अगर थोड़ा ऐड करना चाहो, बेल्जियम ने 1970 से 73 के बीच 4 बार संविधान में संशोधन करा, ये भी लिख सकते हो। और 4 बार को आप क्या करोगे, ब्लैक पेन से लिख देना, हाईलाइट कर देना। दोनों तरीकों में से जो भी आपको अपनाना वो बेहतर है। ऊपर वाले में जैसे लिखो कि रेशे की फसल, तो रेशे की फसल पटसन जूट एक रेशे की फसल है, पटसन को या जूट को क्या कर दो आप, हाईलाइट कर दो। उत्तर पूर्वी राज्यों के कर्तन दहन कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है, तो झूम को ब्लैक पेन से झूम कर दो, झूम झूम झूम, ठीक है ना? तो ऐसे आपको करना है, जैसा भी तरीका आपको बेहतरीन लगे वो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण से हमारा क्या मतलब है वो बताता हूं। देखो मैं आप लोगों को, देखो विकेंद्रीकरण की अपने डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ रखी, किताब में भी दी हुई है, और वही डेफिनेशन लिखनी है। जब क्या हो कि केंद्र सरकार से, केंद्र और राज्य सरकार से, केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर के किसको दे दी जाए, स्थानीय शासन को दे दी जाए या स्थानीय सरकारों को दे दी जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकारों को दे दी जाए, उसे हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। मिल गया 1 मार्क्स। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाओ। कार्लोस, स्मिथ और नार्मन तीनों में एक क्या समानता थी? क्या समानता थी उन तीनों में? क्या समानता थी भाई? 2 तो अश्वेत थे, 1 श्वेत था। फिर समानता क्या थी? तो समानता यह थी कि ये तीनों क्या थे, रंग भेद के खिलाफ थे। तीनों के तीनों क्या है, रंग भेद के खिलाफ थे। यही समानता थी इन तीनों। बस इतनी सी लाइन लिख देना, ये लिख देना कि कार्लोस और स्मिथ नार्मन में ये समानता थी कि वो तीनों रंग भेद के खिलाफ थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अरे मैं टिक तो कर दूं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैंने इतने कर दिए। यस यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नवीकरणीय साधन तथा गैर नवीकरणीय साधन का एक उदाहरण दीजिए। अच्छा, उदाहरण ही पूछा है तो फालतू ज्ञान देंगे नहीं हम लोग। तो नवीकरणीय साधन में आप सौर ऊर्जा लिख दीजिए, ठीक है? सौर ऊर्जा आप लिख सकते हैं नवीकरणीय साधन में। और गैर नवीकरण में क्या लिख सकते हैं, कोयला लिख सकते हैं ना, तो कोयला लिख दीजिएगा। साधन पूछा उन्होंने, रिसोर्सेज के बारे में बात करी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय सुझाइए। अतिरिक्त रोजगार के लिए क्या करना चाहिए? देखो, सरकार को प्रशिक्षण देना चाहिए, ऐसा प्रशिक्षण जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। ओके, ज्यादा उद्योग लगाने चाहिए। 2, कम दरों पे ऋण प्रोवाइड कराना चाहिए लोगों को, जो क्या कर सके, स्वरोजगार, खुद के रोजगार लोग खोल सके, ऐसा काम करना चाहिए। ओके, शिक्षा में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। ये सारे काम हैं, ठीक है, इनसे आ सकता है बदलाव। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले मुख्य कारक कौन सा है? मुख्य कारक जो है वो है भैया प्रौद्योगिकी। क्या है? प्रौद्योगिकी। अब इस प्रौद्योगिकी में भी आप दोनों तीनों लिख सकते हैं, परिवहन वाली, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, दूर संचार प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, और यहां तक हमारे कितने हो गए, 30 मार्क्स भैया पक्के हो गए। अब बोलते हो सर चिंता, किस बात की चिंता भाई? 30 मार्क्स तो बिल्कुल ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन देकर के बोर्ड ने आपको दे दिए, मतलब फेल तो करने का डर है ही नहीं, फेल तो किसी को ही नहीं करे, 30 मार्क्स तो बोला। और ये भी अगर किसी को नहीं आ रहा है ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर किसी ने 1 महीने 2 महीने पहले भी किताबें खोली होगी ना, वो भी करके आ जाएगा ये। बस बात एक ही ध्यान रखना कि जो भी चैप्टर पढ़ते हो ना, वो बिल्कुल डीप में, बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से पढ़ना। उससे कोई क्वेश्चन आता है तो वो नहीं छूटना चाहिए, यही मन में दृढ़ विश्वास आपका होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़े क्वेश्चन है, खंड ब में आ जाइए। लघुतरात्मक प्रश्न संख्या 4 से 16 के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 50 शब्द है। देखो, अब आप एक बात ध्यान रखना, कोशिश ये करना कि खंड अ में आपने 3 क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन बहुविकल्प का था, उसमें 12 थे। फिर दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स का था, उसमें 6 थे, ठीक है। और फिर आपने क्या है, एक मार्क्स वाले, एक शब्द या एक लाइन वाले जो आंसर लिखे वो 12 थे। उन 30 को एक साथ करने की कोशिश रखना, क्योंकि क्या करना पड़ेगा आपको उसमें क्वेश्चन 3rd का फर्स्ट, क्वेश्चन 2nd का फर्स्ट, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 4th की संख्या तो यहां से शुरू हो रही है ना। अब क्वेश्चन 4 देख लो, रेशम मार्ग से किस किस वस्तुओं का व्यापार होता था? तो बताओ जल्दी से, किस किस वस्तुओं का होता था? सबसे पहले तो यही लिखो, रेशम का होता था, ठीक है। भारत के कपड़ों, मसाले,
ये सब आप लिख सकते हो। सोना चांदी वापस आता था। अब आप बोलोगे सर संस्कृति भी लिख दे क्या? अरे बेटा व्यापार पूछा है और संस्कृति का व्यापार नहीं होता, ठीक है ना, तो व्यापार पूछ रहा है। चलो ये क्वेश्चन भी हमारा आगे, 2-2 मार्क्स के हैं, ज्यादा बड़े इनमें भी हमें आंसर नहीं देने। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखने हैं। तो देखो आप इसमें थोड़ा सा ये बात बता सकते हैं कि वियना संधि 1815 में होती है, ऑस्ट्रिया के शहर वियना में होती है। और अब उसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक तो 2 उद्देश्य बता रहा हूं। पहला है राजतंत्रों की बहाली, राजतंत्रों की बहाली। पूरे यूरोप में क्या होनी चाहिए? वापस से राजतंत्र वाली व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी रूढ़िवादी शासन, रूढ़िवादी शासन को लागू करना। और रूढ़िवादी शासन में क्या क्या आता है वो आप सबको पता है कि भैया उसमें प्रजातंत्र को खत्म करा जाएगा, राजतंत्र होगा, चर्च की मान्यता बनी रहेगी, जो तीनों वर्ग वाला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बना रहेगा, ठीक है ना, लोगों को ज्यादा अधिकार नहीं होंगे। ये सारी व्यवस्थाओं की इसमें बात करी गई है, ठीक है। तो वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य भी हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड पे टिप्पणी लिखिए। और ये टिप्पणी लिखते लिखते तो सच में आंखों में आंसू आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है ना। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड पे सबसे पहले तो आप उसमें ये बात बतानी है आप लोगों को। क्या बताओगे? मैं इधर लिख देता हूं कि 19 मार्च 1919 को। बोलोगे सर क्या बोल रहे हो? रोलेट एक्ट पे लिखना शुरू कर दिया आपने। अरे रुको बेटा रुको, पृष्ठभूमि तो बताओ ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो क्यों रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखो 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आता है और उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को और वैसाखी का उत्सव मनाने के लिए पंजाब के लोग जालियांवाला बाग में जाकर के एकत्रित होते हैं। यह पहला पॉइंट आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। अब बता दिया। दूसरा फिर पॉइंट ये लिखो कि पूरे शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट ये लिखो कि जनरल डायल ने कमांड संभाल ली, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये लिखो उसने सारे जालियांवाला बाग के सारे गेट दरवाजे बंद करवा दिए और 5 में फायरिंग करवा दी, ठीक है। और काफी लोगों, हजारों की संख्या में काफी लोग वहां पे मर जाते हैं, ठीक है। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड पे आप लोगों को टिप्पणी करनी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो एजेंडा 21 पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उसके बॉक्स में दे रखा है एजेंडा 21, आप पढ़ सकते हो, मैंने वीडियो में भी आप लोगों को पढ़ाया है। अब आ जाओ तो इधर बात, इसने पूछा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो मुख्य उद्देश्य में सबसे पहला तो जो इसका ये लिखोगे, पहला उद्देश्य क्या है? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। कि भाई सतत पोषणीय विकास, जो भू है, जमीन है हमारी, उसके पे सतत पोषणीय विकास करेंगे, हमारा पहला उद्देश्य है। तो क्या लिखो? सतत पोषणीय विकास हमारा पहला उद्देश्य है। और फिर दूसरे पॉइंट में यह लिखना कि सब लोगों के समान हितों का ध्यान रखते हुए, सब अपनी साथ की जिम्मेदारियां लेते हुए, जो पर्यावरण को क्षति हुई है उसको खत्म करना, जो रोग फैल रहे हैं उन रोगों को खत्म करना, जो गरीबी फैल रही है उस गरीबी को खत्म करना, इन सबसे निपटना भी क्या है? एजेंडा 21 का उद्देश्य है। तीसरा मुख्य उद्देश्य एक ये भी है कि सभी स्थानीय स्तर पर क्या हो? एजेंडा 21 तैयार करें। एजेंडा 21 तैयार करें स्थानीय स्तर पर। तो 3 पॉइंट बताएं। पहला भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास करना, दूसरा समान जिम्मेदारियों के साथ और अपने हितों को देखते हुए क्या करें? पर्यावरण को जो क्षति हुई है उसको खत्म करें, रोगों को खत्म करें, गरीबी को खत्म करें, और तीसरा सभी अपने स्थानीय स्तरों पर क्या करें? इनको लागू करें, एजेंडा 21 की शुरुआत करें। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संकटग्रस्त जातियों पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संकटग्रस्त जातियों का हमने कहां पढ़ा है? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, भूगोल में। देखो अब इसमें क्या लिखना है कि ये वो प्रजातियां हैं जिनको क्या है? लुप्त होने का खतरा है। जिनको लुप्त होने का खतरा है, मतलब गायब होने का पूरा खतरा है। और पहला पॉइंट तो ये लिखोगे जिनको लुप्त होने का खतरा है। अब मान लो यही क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले में आ जाता तो संकटग्रस्त जातियां प्रजातियां वो होती है जिनको लुप्त होने का खतरा है, ये लिख देते हैं। पर 2 मार्क्स में आया तो फिर इसमें आगे का एक और पॉइंट लिखो कि अगर जो आज मौजूदा परिस्थितियां हैं वो चलती रही तो आने वाले जल्द ही समय में क्या होगी? ये पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगी और पूरी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें उन परिस्थितियों में, पर्यावरणीय परिस्थितियों में क्या है? सुधार करना चाहिए। तो 1 पॉइंट बता दिया, 2 पॉइंट बता दिया, और तीसरे पॉइंट में उदाहरण दो। तीसरे पॉइंट में उदाहरण दो कि काला हिरण, मगरमच्छ, ये सब क्या है? ये संकटग्रस्त जातियों में आते हैं। बात क्लियर हुई कि लुप्त होने का खतरा है। और दूसरे में लिखना कि जो अभी परिस्थिति क्या चल रही है, अगर वो चलती रही तो ये पूर्ण रूप से ही लुप्त हो जाएगी। और ये भी डायरेक्ट आपको दिया हुआ, आप एनसीईआरटी में भी चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, कृषि पर पूछा है स्पेशली,
ठीक है ना, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये भूगोल के कृषि चैप्टर का क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में वैश्वीकरण के प्रभाव को। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये लिखना है कि वैश्वीकरण 1991 के बाद, वैश्वीकरण आने के बाद काफी नई चुनौतियों का किसानों को सामना करना पड़ा, काफी नई चुनौतियों का किसानों को सामना करना पड़ा, जैसे कि उनको प्रौद्योगिकी का सामना करना पड़ा, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। उसके अलावा सभी ज्यादा रबड़ में, इन सब में क्या है, बहुत ज्यादा खुद के मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी ये विदेशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, क्योंकि उनको ज्यादा सहायकी, ज्यादा सपोर्ट सरकार का मिलता था और हमें नहीं मिलता। ये सारी बातें आप इसमें बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वैश्वीकरण के प्रभाव। एक पॉइंट इसमें आप ये और जोड़ सकते हैं कि भारतीय कृषि क्या है, दो राहे पे खड़ी है। दो राहे पे क्यों? एक तो क्या है, जो अमीर किसान है, सॉरी, जो हमारे कृषि को सक्षम बनाना है, और सक्षम बनाने के लिए क्या है, अमीर किसानों को सपोर्ट करना होगा। और दूसरा जो सीमांत किसान है, जो गरीब किसान है, उनको हमें उनकी भी स्थिति सुधारनी है। तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के ये प्रभाव पड़े हैं। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर 9 में 2 मार्क्स हमें मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं कि बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए आप चाहे तो यहां पे पहले बहुसंख्यकवाद बता सकते हैं कि बहुसंख्यकवाद क्या है, कौन कौन से कदम अपनाए गए। तो 3 कदम थे, बता दो भाई कौन कौन से 3 कदम है। पहला तो क्या था, सिन्हाला को राष्ट्रभाषा घोषित करना। ओके, सिन्हाला को राष्ट्रभाषा घोषित करना। देखो एक बात बता रहा हूं मैं अभी आपको, अभी आधा ही पेपर हुआ है, ऐसे है ना, इसको प्रवचन की तरह मत सुनो कि हाँ मनीष सर बोलते जा रहे हो। कॉपी पेन लो हाथ में, ठीक है, कॉपी पेन हाथ में लो, ठीक है। और आप चाहो तो बिल्कुल राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर है, बाकी जो दूसरे बच्चे यूपी वाले, झारखंड वाले, उत्तराखंड वाले वो भी देख रहे हैं, वो भी निकलवा लो वेबसाइट से आकर के, पेपर निकलवाओ, पेपर को हाथ में लो और फिर देखो। अच्छा मनीष सर ने क्वेश्चन 10th का आंसर बता रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास इतनी जगह नहीं है मैं सारा आंसर लिख दूं, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ। वीडियो को रोक रोक करके पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, सीरियसली पढ़ो। ऐसे नहीं हाँ मनीष सर ने बोल दिया, ओ सर ने सारा, सर को तो आता है, सर को नंबर नहीं चाहिए, नंबर तुम लोगों को चाहिए। तो पेन कॉपी हाथ में लेकर के बैठो कि अच्छा मनीष सर ने सिन्हाला को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, ये बोला है। सीरियसली आप पेपर को लो। तो राष्ट्रभाषा घोषित करा सिन्हाला को, पहला। दूसरा क्या है, संविधान में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, तो बौद्ध धर्म को संरक्षण देना, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में किसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, सिन्हाला समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं। और ये तीनों पॉइंट क्या है, 1956 के कानून के तहत आए थे, ये बात तो आप लोगों को पता है ही, 1956, ठीक है। तो ये बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में करा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था से आप लिख दीजिएगा, पूरी डेफिनेशन आपको दी हुई है 2 मार्क्स में, वो पूरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जो केंद्रीय शक्ति होती है, जो केंद्रीय प्राधिकार है, ठीक है, जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो केंद्रीय प्राधिकार, मतलब सेंट्रल ऑथोरिटी, मतलब जो केंद्र सरकार होती है वो, एवं उसकी आनुषंगिक इकाइयों मतलब राज्य सरकारों के बीच बढ़ जाती है। या आप ये भी लिख सकते हो, संघीय शासन व्यवस्था वो होती है जहां पे 2 या उससे अधिक स्तर होते हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है, और उन दोनों के बीच में क्या है, शक्तियों का विभाजन हो जाता है, उसी को हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और भारत में भी क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंत संबंधित है, व्याख्या करिए। देखिए, सामाजिक विभाजन और राजनीति का पूछा है कि दोनों इंटर रिलेटेड कैसे या इंटरवाइंड कैसे, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई कैसे। ये बात हम शुरुआत में ये बात देखते हैं कि अगर हम लोग सामाजिक विभाजन को राजनीति में डाल दें तो विस्फोटक है, ठीक है। बट फिर भी कुछ हद तक राजनीति और सामाजिक विभाजन का जुड़ाव होना, एक साथ होना कहीं ना कहीं फायदेमंद दिखता है। कैसे है वो देखिए। सबसे पहली बात तो हमें ये बात देखनी है कि क्या ये इंटर रिलेटेड है, बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, बात सही है। और पहली बात ये पूछ नहीं रहा है, बता रहा है कि सामाजिक विभाजन और किस प्रकार अंतर संबंधित है, पर कैसे है वो आप हमें बताओ। क्वेश्चन को हमेशा समझने की कोशिश करो। तो अब इसमें सबसे पहला तो आप ये पॉइंट लिखिएगा कि बहुत से जो राजनीतिक दल है ना, एक विशेष जाति समुदाय के लिए क्या है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए भी क्या है, हमें सामाजिक विभाजन और राजनीति जुड़ाव में दिखती है। तो क्या है, राजनीतिक दल द्वारा विशेष जाति का प्रतिनिधित्व,
विशेष जाति का प्रतिनिधित्व, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये लिखिएगा कि काफी राजनीतिक दल अलग अलग जाति समुदाय के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए क्या करते हैं, मांग करते हैं, उनके अधिकारों की मांग करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए भी राजनीति और सामाजिक विभाजन हमें जुड़ा हुआ दिखता है, ये इंटरवाइंड दिखता है। तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं आप इसमें कि राजनीतिक दलों के जागरूकता के कारण ही क्या जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, महिला वर्ग के लोग हैं, उनके उद्धार में, उनके उच्च हुए हैं, वो उनका सुधार हुआ है, क्योंकि उनके मुद्दों को उन्होंने पार्लियामेंट में, संसद में उठाया है। ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। चौथे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि बहुत से लोग विशेष पार्टी को वोट देते हैं क्योंकि वो उनकी जाति की है या उनकी जाति के कैंडिडेटों को उतारती है। यहां से हमें साफ क्लियर होता है, नोट डाल करके लिख दीजिएगा, हमें यहां से इन सभी उपरोक्त से जितने भी बिंदु लिखे हैं उनसे ये बात क्लियर हो जाती है कि जाति, सामाजिक विभाजन या राजनीति क्या है, अंतर संबंधित है या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहां पे देखिए सामाजिक विभाजन की बात करें, जरूरी नहीं आप जाति का शब्द करें, ठीक है, जाति, धर्म, लिंग, इन सभी के आधार की बात हो रही है। सामाजिक विभाजन की बात करो, सामाजिक विभाजन अलग अलग आधारों पर हो सकता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन सब पर हो सकता है, पर राजनीति जुड़ी हुई होती है, ये हमने व्याख्या कर दी है। ओके, तो बहुत ईजी था, 2 मार्क्स वाले चल रहे हैं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं? देखिए, विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं, ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है? इकोनॉमिक्स के से पूछा गया है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विकास। अब देखिए, धारणीयता या सतत पोषणीय विकास, इन दोनों में से कोई सा भी मुद्दा आ जाता है, आपको बात एक ही लिखनी है, और बात ये लिखनी है कि पर्यावरण को हानि नहीं होनी चाहिए। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? विकास की धारणीयता से हमारा तात्पर्य ये है, लिखते जाइएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठो, सो मत मेरे मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे जागो, अब तो जागो। और अभी भी नहीं जागे तो फिर जिंदगी भर सोते ही रहना, ठीक है, अब तो जागो। तो पेन कॉपी उठाओ, कलम उठाओ, कलम से ही क्रांति आती है, ठीक है, तो कलम उठाना बहुत जरूरी है। तो विकास की धारणीयता से हमारा तात्पर्य क्या है? हमारा तात्पर्य है कि ऐसा सामाजिक और आर्थिक विकास जिससे पर्यावरण को हानि ना हो। बस सीधी सी बात है कि सामाजिक और आर्थिक विकास जिससे पर्यावरण को हानि ना हो। विकास होना भी जरूरी है, डेवलपमेंट होना भी जरूरी है, पर पर्यावरण को हानि नहीं होनी चाहिए। यही बात हम सतत पोषणीय विकास में पढ़ते हैं और यही बात हम विकास की धारणीयता में पढ़ते हैं। दोनों एक ही शब्द हैं, धारणीयता लिखेंगे, धारणीयता इकोनॉमिक्स का वर्ड उठा करके बोल रहा हूं, और सतत पोषणीय विकास हम लोग ज्योग्राफी में, भूगोल में पढ़ते हुए आए हैं। तो विकास की धारणीयता पर भी आप टिक कर दीजिए, आपको मिल गए 2 नंबर। तो आप में खुशी की लहर दौड़ रही है, और वो उन्हीं में दौड़ेगी जो सिर्फ मेहनत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या हो गया, क्या हो गया राजस्थान बोर्ड वालों को, बताओ। हा? अगर इस क्वेश्चन का तो कोई जवाब ना देना तो भाई सही बता रहा हूं, मेरी मेहनत बेकार ठीक है, और आप लोगों की मेहनत बेकार। चूल्हे भर पानी लेना और डूब मरना उसमें। सही बता रहा हूं, इतना आसान सवाल। और मैं मतलब एक बात कहता हूं, पर्सनली कहता हूं कि भाई पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। छूटना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए और गलत तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो भाई, पहले तो मैंने इनको कोर्स पूरा कंप्लीट करा दिया, दोनों का बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट कर दिया, पहली बात। उसके बाद 1 शॉट भी आ रखे हैं यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के इनके आ रखे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद दोनों की मैराथन भी हो चुकी है, तो सर ये तो और भी बेहतरीन काम हो गया। फिर दोनों के एमसीक्यू की मैराथन भी हो चुकी है, तो ये तो और भी बेहतरीन काम हो गया। और उसके बाद इतने मॉडल पेपर करा दिए, तो फिर भी अगर आप पॉलिटी और इको के तो क्वेश्चन छोड़ो ना, सही बता रहा हूं, मुझे पता चल गया ना कि आप लोगों ने पॉलिटी का क्वेश्चन घर पे आकर के एक एक के चाटे लगाऊंगा मैं। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उदाहरण सहित आप अंतर बताइए। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें परिसंपत्ति, जो असेट्स होती है, उस पर सरकार का अधिकार होता है। निजी क्षेत्र में किसका है? निजी क्षेत्र में किसका होता है? एक व्यक्ति का या एक कंपनी का अधिकार होता है। ओके, तो सार्वजनिक क्षेत्र में किसका अधिकार है? सरकार का। और इस पे किसका है? एक व्यक्ति का या एक कंपनी का अधिकार होता है। यहां पे जो सरकार का उद्देश्य होता है वो सामाजिक विकास का होता है, सामाजिक कल्याण या सामाजिक विकास का होता है। और निजी क्षेत्र का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा पैसा, लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। जो सरकार धन की उगाई करती है, धन लेती है, वो कर के द्वारा लेती है या गैर कर तरीकों से लेती है, और ये भुगतान के द्वारा लेती है। ये जितने भी हैं ये सभी के लिए होते हैं, ये उन्हीं के लिए होते हैं जो चीज का भुगतान करते हैं। उदाहरण में क्या लिखोगे? रेलवे लिख दो भैया, रेलवे लिख दो, और यहां पे टाटा की कंपनी लिख दो। तो इस प्रकार से क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में आप लिख सकते हैं। और ये
इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, उसका क्वेश्चन है और लास्ट में पूरी एक टेबल बनवा करके मैंने उसमें पढ़ाया था। तो प्लीज बच्चों वो टेबल देख लीजिएगा, उस टेबल को रट लीजिएगा। आपको नंबर चाहिए ना, मैं फिर कहता हूं 1 महीने का ही टाइम है, ठीक है। 20 मार्च आज हुई है, ओके 20 मार्च है और 31 मार्च आपके पेपर, 18 अप्रैल को आपको सोशल का एग्जाम है। तो भैया 1 महीना है, जी जान लगा दो, तोड़ दो खुद को, खत्म कर दो खुद को, दिन रात का पता चलने दो कि हाँ भैया दिन हो गया रात हो गया। किताबों में सर झुका दो, किताबों की तरफ अगर आप लोगों ने सर झुका दिया ना तो आपको किसी की तरफ झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मेहनत करते रहो कंटिन्यूसली। बहुत से बच्चे फोन करते हैं, पूछते हैं अरे सर लास्ट टाइम आ गया मैं कैसे पढ़ूं। अरे कैसे पढ़ूंगा मतलब क्या होता है यार, पढ़ो। सिर्फ जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो हमसे पूछो, पढ़ो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पढ़ते जाओ। कैसे पढ़ो का तरीका क्या होता है यार, कैसे पढ़ो। आप क्या उम्मीद करते हो कि मनीष सर बोलेंगे बेटा सिर तो नीचे कर ले और पैर ऊपर कर ले और फिर पढ़ना शुरू कर दे। भाई पढ़ो, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। समस्या जहां आ रही है वहां हम है ना, जहां समस्या आपको है वहां हम है, ठीक है ना। तो वो बात आपको ध्यान रखनी बस। तो इस पे भी टिक कर दो, या मिल गया 2 नंबर। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं 2 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो बता दो, बहुत आसान है। औपचारिक क्षेत्र क्या पूछ रहा है, बैंक और सहकारिता समिति, ठीक है। बैंक और सहकारिता समिति, बैंक के ऊपर भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं कि बैंक का हम लोग जमा कराते हैं फिर वो हमें उधार दे देते हैं। सहकारिता समिति क्या है, लोगों का समूह है जो पैसा देता है। दोनों के ऊपर सरकार की नजर होती है और दोनों अच्छे क्षेत्र हैं। और अनौपचारिक क्षेत्र की तुलना में क्या है, कम दरों पर हमें लोन दे देते हैं, उधार दे देते हैं, ये आप लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करिए। वाह 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 वाह, विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के 2 कारण पूछे। अच्छा जी, क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चों, सोचो सोचो सोचो। ये दिमाग है ना, इसको परेशान करा करो, दिया करो इसके दिन में 3-4 बार ऐसे बोल, सोच सोच। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जल्दी बताओ। पहला तो जो घरेलू लघु उद्योग है उनको बचाने के लिए, या घरेलू उद्योग भी आप लिखेंगे तो भी ठीक है, घरेलू लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए या उनको बचाने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब बाहर से कंपनी आती है तो वो ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट लेकर के आती है, निवेश करती है, फैक्ट्रियां लगाती है, बढ़िया प्रौद्योगिकी लेकर के आती है और हमारे वाले पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। तो एक तरीका, तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है सर, दूसरा कारण है सरकार ज्यादा राजस्व कमाना चाहती है। ये राजस्व क्या होता है सर, रेवेन्यू, पैसा। सरकार ज्यादा राजस्व कमाना चाहती है। बोलो सर ये क्या बात हुई, कैसे कमाएगी सरकार ज्यादा राजस्व, जब बाहर वाली कंपनियों को मना करी तो फिर राजस्व कैसे कमाए। अरे भैया अवरोधक लगाया है, रोक लगाई है, पूरी तरीके से मना नहीं करा है। जैसे मान लो कि हमने इसमें टैरिफ और कोटा पढ़ा था, आयात शुल्क हम लोगों ने पढ़ा था। अब जैसे मान लो पहले कोई सामान आ रहा है, सरकार उस पर 10 रुपए ले रही है, अब कोई सामान आ रहा है, सरकार उस पर 100 रुपए ले रही है, फिर भी वहां की कंपनी बोले नहीं मैं तो भारत भेजूंगी, तो फिर भी ये भारत सरकार को क्या 90 रुपए का फायदा है या नहीं है। तो सरकार के पास तो राजस्व आया ना, पैसा, ठीक है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, पैसा आता रहना चाहिए। तो सरकार के पास पैसा आएगा तो एक तो क्या है, सरकार घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए काम कर सकती है, राजस्व के लिए काम कर सकती है, और इसमें है किसी देश के सामान को सीमित करने के लिए, किसी देश के सामान को सीमित करने के लिए। जैसा कि मान लो पहले चाइना से 100 गुड्स आ रहे हैं, 100 वस्तुएं आ रही हैं, फिर उसको बोल दिया बोले नहीं तू आज से 100 नहीं सिर्फ 20 वस्तुएं ही भेजेगा। तो ये मुख्य कारण है जिसके कारण सरकार, भारत सरकार अवरोध लगा सकती है। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है खंड स, जिसमें प्रश्न संख्या 17 से 20 है। और अब आ जाइए, शब्द सीमा 100 शब्दों की है। पहला सवाल अब यहाँ पे आपके पास चॉइस होगी अथवा होगा, ठीक है, वही क्वेश्चन करिएगा जिसमें पूरी की पूरी गारंटी हो आप लोगों की, ठीक है। पर मैं उम्मीद ये करता हूं बच्चों कि आप लोगों की गारंटी सब में होगी, ठीक है। देखिए लेवल ऐसा होना चाहिए कि आपको दोनों क्वेश्चन आए, वो मजा जब है ना यार। और जब अगर अभी भी आप मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक सोल्व कर रहे हैं, तो अभी ये मैं सोचेगा यार एक ही तो करना, मैं एक ही कर लेता हूं। दोनों करिए ना, अभी तो दोनों करिए, अभी तो टाइम है आपके पास। अगर मान लो भाई ये दोनों आप करके जाते हो और वहां पर इनमें से कोई एक आ जाता है तो आपके तो मजे हो गए ना, मजे हो जाएंगे, तो बहुत बढ़िया, तो दोनों ही करने हैं। तो मैं तो आपको दोनों करा देता हूं। पहला पूछा है नेपोलियन संहिता की विशेषताएं लिखिए, फिर उसके ऑपोजिट में पूछा जोल्ब्राइन संघ की विशेषताएं लिखिए। अच्छा, चलो भैया नेपोलियन संहिता की विशेषताएं। तो नेपोलियन संहिता की विशेषताओं में सबसे पहले तो ये बात लिखोगे कि नेपोलियन के द्वारा उसकी एक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को नेपोलियन संहिता या नेपोलियन व्यवस्था कहा जाता है। और वो कब आई थी, 1804 में आई थी।
इसकी विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहली विशेषता है जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार है उनको खत्म कर देना। तो पहला क्या है? विशेषाधिकारों को खत्म कर देना। दूसरी क्या है? कानून के समक्ष सबकी बराबरी। कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, तीनों वर्ग के लोग समान होंगे। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? भूदास्तों को खत्म कर दिया, बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया, जागीरदार जो शुल्क लेते थे किसानों से उनको खत्म कर दिया। तो व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं। 3 पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या लिखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एक नापतोल की व्यवस्था को लागू करा। एक नापतोल की व्यवस्था को लागू करा। उसके बाद एक देश एक मुद्रा की व्यवस्था उसने लागू करी। तो ये मुख्य ऐसे सुधार थे जो किसने? नेपोलियन संहिता के तहत करे हैं। आपको और जो भी सुधार जो भी नेपोलियन संहिता के अंदर मैंने पढ़ाया है वो सारे के सारे पॉइंट्स आप लिखिएगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, ठीक है? ये बड़े क्वेश्चन है तो कोशिश ये करिएगा पहले आप 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है? फिर एक एक को थोड़ा डिस्क्राइब करने की, समझाने की भी कोशिश करिएगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को खत्म कर देना। आप लिखिएगा कि फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था में 3 वर्ग हुआ करते थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और आम जनता का वर्ग। तो उसमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को जन्म से ही कर देने की व्यवस्था थी, वो कर नहीं देंगे। कर जो भी देगा, टैक्स देगा, वो सिर्फ आम वर्ग का लोग देगा। तो इस व्यवस्था को खत्म कर करके सबको समान कर दिया। अब कर सब देंगे, पादरी भी देगा, कुलीन भी देगा और आम जनता तो देती भी आ रही है। तो इस प्रकार से जो भी बदलाव आप उनको लिखिएगा। तो पहले 1 2 3 4 5 6 डाल करके जो पॉइंट्स है वो, और फिर उसके बाद एक एक को एक समझाने की कोशिश करिए, चाहे 2-2 लाइनों में ही समझा दीजिए, ठीक है? और लिखना क्या है, पैटर्न क्या है, वो पैटर्न आपको समझ में ही आना चाहिए। मैं अभी मुझे एक बच्ची ने आंसर्स भेजे थे, मैं नाम तो शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? उत्तर प्रदेश की वैसे वो चीज, सच में उसने बहुत प्यारे आंसर्स लिखे, सच में बहुत बेहतरीन, मैं सच कह रहा हूँ, बेहतरीन आंसर्स उसने लिखे हैं यार। उसकी राइटिंग बहुत प्यारी है, पॉइंट्स में उसने आंसर लिखे। बस एक उसकी मिस्टेक ये थी कि उसने किसी को अंडरलाइन नहीं करा, वो मैंने उसकी बात हो गई कॉलिंग पे। सच में बहुत प्यारे आंसर्स लिखे, तो आंसर्स आप वैसे ही लिखने की कोशिश करिएगा। चलिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जोल्ब्राइन संघ की विशेषता है, तो जोल्ब्राइन संघ की विशेषताओं में ये लिखेगा कि पर्शा की पहल पर 1834 में एक शुल्क संघ जोल्ब्राइन को स्थापित किया जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है सर? गुरुजी इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता तो यह है कि जो आंतरिक आयात निर्यात पर जो शुल्क लगता था उस शुल्क की समाप्ति कर दी, और मुद्राओं की संख्या 30 से घटा करके कहां कर दी? 2 पे लेकर करके आ गए। तो ये बहुत बढ़िया काम हो गया। मुख्यतः जोल्ब्राइन की यही विशेषता है, और बाकी जो भी जोल्ब्राइन से जुड़ रहे हैं उनके बीच में किसी प्रकार का अवरोधक नहीं है। मुक्त व्यापार वो कर रहे हैं, फ्री मार्केट कर रहे हैं। कुछ चीजें मन से भी लिख दे, इकोनॉमिक्स में पढ़िए ना अपन वैश्वीकरण वाले चैप्टर में, वो वाली बातें लिख सकते हो आप। मुक्त व्यापार होता है, सब कुछ है, वो सारी बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में से जिन विद्यार्थियों को जो प्यारा लगे वो लिख दीजिएगा। नेपोलियन संहिता ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें लिखने को ज्यादा मैटर है, समझने को भी ज्यादा मैटर है, और बहुत सी ऐसी चीजें जो आप अपने मन से लिख सकते हैं। जोल्ब्राइन पे आप कम ही लिख पाएंगे, पर फिर भी जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा हमारी सराखों पर है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। आपके अनुसार एक तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है, ठीक है ना, मैं किसी दिन अगर बोर्ड वालों से मेरी मुलाकात हो जाए, मुझे बुलाया जाए कि मनीष सर एक बार आप पेपर बनाइए, तो मैं उस दिन से ये वर्ड ही हटा दूं, आपके अनुसार। क्योंकि बच्चे जिस दिन अपने अनुसार लिखने लग गए ना कसम मेरे गुरुदेव की, उस दिन से वो आंसर ही नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल एक प्रो लेवल पर जाकर के लिखेंगे, जहां पे सरकार और टीचर भी सोचना बंद कर देते हैं ना। तो सरकार को बोलूंगा ये एक तो आपके अनुसार शब्द हटा दो, ये बोलो जो टीचर ने पढ़ाया ना उसके अनुसार ही लिखे। पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं, ये वाला है। इसमें चॉइस अथवा बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय बताइए। हो एक तो अपन ने शायद ऊपर चर्चा करी है अभी, है ना। तो 3 सुरक्षा उपाय जो अपन ने वहां पढ़े थे, जैसे कि पहले मैं ये बता देता हूं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि सघन वृक्षारोपण है, ऊंचाई पर मकान, सड़कें या बिल्डिंग ये होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है, प्रशिक्षण संस्थाएं खोलनी चाहिए, ये बातें हैं। तो ये बात है। अब इनका आप पहले 1 2 3 ये पॉइंट लिख दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा 1 2 3 ये पॉइंट आपने लिख दिए। उसके बाद एक एक को डिस्क्राइब करिएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है, नंबर बड़े हैं। अब ये सघन वृक्षारोपण, तो सघन वृक्षारोपण मतलब क्या, ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। और वृक्ष जब ज्यादा लगाएंगे, पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे, तो जो बाढ़ का जो भाव होता है वो कंट्रोल होगा एक तो, और
पानी नियंत्रित होगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा सघन वृक्षारोपण है। प्रशिक्षण संस्थाएं हैं तो प्रशिक्षण संस्थाएं सरकार को खोलनी चाहिए, जो लोग जहां पे बाढ़ वाले क्षेत्र हैं उन पे लोगों को समझाए, उनको ज्यादा जागरूकता दे, ऐसे काम आप ले सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन पाते हैं, पानी के संरक्षण और प्रबंधन बांध किस प्रकार मदद करते हैं। अच्छा जी, अच्छा, बांध किस प्रकार मदद करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले तो इसमें ये लिखेगा कि बांध को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। उसके तहत सिंचाई का काम भी हो सकता है, उसके तहत विद्युत ऊर्जा का भी काम हो सकता है, उसके तहत लोगों का वहां पर्यटन भी हो सकता है, बहुत से काम हो सकते हैं, बाढ़ को नियंत्रित भी हो सकता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जैसा पूछता है ना, क्वेश्चन ने अभी बांध की तारीफ पूछी है, तो बांध की तारीफ के बांध बांध दो, तारीफ के पुल बांध दो, इतने पुल करो, बांध की तारीफ करते जाओ। बाढ़ लाने में भी बांध का रोल है और बाढ़ को नियंत्रित करने में भी बांध का रोल है। अब भी नियंत्रित करने वाली बात आपको लिखनी है, बुराई मत लिख देना अभी। तो अब इसमें सबसे पहले तो आप लिखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना है और उससे बहुत से कार्य होते हैं। फिर इसने पूछा कि पानी के संरक्षण में किस प्रकार से है। देखिए, पानी के संरक्षण में इस प्रकार से, एक तो क्या है, जल स्तर इकट्ठा होता रहता है, वहां पे जल स्तर इकट्ठा होता रहता है पहला, क्योंकि वर्षा होगी जल इकट्ठा हो जाएगा, हम उसे इन फ्यूचर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी वर्षा ना हो, कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वो पानी को भेज सकते हैं। तो क्यों भेजा, क्योंकि संरक्षण था, बचा हुआ था, प्रबंधन है हमारा, मैनेजमेंट कर रखा है, तो उससे हम लोग कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भेज सकते हैं। हम इसका सिंचाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे बारिश नहीं होती, क्योंकि हमारी कृषि की एक विशेषता है कि हम मानसून पर निर्भर है, तो जहां पे बारिश नहीं हो सकती वहां पे हम इनसे पानी भेज सकते हैं। तो इन प्रकार से, और एक आखिरी में नोट डाल करके लिख सकते हैं कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर का है, टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, तो वो बात आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर भी अपन टिक लगा देते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है। कोई 3 तर्क लिखिए है जी। अच्छा, 3 तर्क लिख देते हैं। यह पूछ लिया धर्म के मामले में। जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव लिखिए। अच्छा जी, ये पूछ लिया जातिगत असमानता का, तो एक धर्म का एक जाति का। अब आप जिस पे लिखना चाहते हैं उस पे लिख दीजिएगा, मैं तो दोनों बता देता हूं, ठीक है ना। पहले सांप्रदायिक, आपके अनुसार बताओ। फिर से यही शब्द आ गया, आपके अनुसार। तुम लोग तो दंगे और करा दो देश में। ठीक है ना, बता रहे सांप्रदायिकता का मतलब भी बदल दो तुम लोग। बोले मनीष सर ने क्या पढ़ाया वो तो याद नहीं, पर मैं क्या मानता हूं वो लिख करके आ जाता हूं। तो ये आपके अनुसार शब्द हटना चाहिए, इस पर एक फाइल जानी चाहिए सरकार के पास, ठीक है ना। तो आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती। देखिए, चुनौती सबसे पहले तो आप यहाँ पे सांप्रदायिकता का मतलब बता सकते हैं कि अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना और उसी के आधार पर राष्ट्र का, समाज का संचालन होना, नियंत्रण करना, ये सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता का सबसे बुरा रूप क्या है, हिंसक लड़ाई हो जाना, ठीक है। ये अब चुनौती कैसे है, तो पहली चुनौती में तो आप ये लिखोगे, देश में गृह युद्ध जैसा माहौल हो जाता है। क्या लिखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गृह युद्ध जैसा माहौल हो जाता है। ये पॉइंट, गृह युद्ध जैसा माहौल, ये पूरा लिखेगा आप, मेरे जगह नहीं है, आप लिख दीजिएगा। दूसरे में आप क्या लिखेंगे, दूसरे में आपको क्या लिखना है, राष्ट्रीय एकता को खतरा, राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है, एकता को खतरा होता है, राष्ट्रीय एकता को पूरा लिखेगा, राष्ट्रीय एकता को नहीं, किसी का नाम एकता हुआ बोले एकता को खतरा, बोले नहीं, राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है। तीसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। अब तीनों का बात आती है समझाने की, तो सबसे पहले लिखेगा गृह युद्ध के बारे में, ये 3 पॉइंट डाल दिए, फिर गृह युद्ध के बारे में समझाओ। गृह युद्ध क्यों, कि भाई जब 2 धर्म के लोग लड़ने लग जाते हैं, 2 समुदाय के लोग लड़ने लग जाते हैं, हिंसक माहौल हो जाता है, पूरे देश में डर का माहौल हो जाता है। ऐसे भावनाएं झंझोड़ दो, पूरी भावनाएं झंझोड़ दो, जैसे आप लिखते लिखते आपकी आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा लिखो। बहुत ही हिंसक माहौल हो जाता है, पूरे देश में डर का माहौल हो जाता है, गृह युद्ध जैसा माहौल हो जाता है, चिंता का माहौल होता है, आगजनी होती है, ठीक है, जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको तोड़ा जाता है, लोग एक दूसरे को मारने के लिए होते हैं, ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो गृह युद्ध है, तो यह हमारे लिए एक चुनौती है। राष्ट्रीय एकता को खतरा, जब 2 समुदाय के लोग लड़ते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि उस समुदाय लोगों को नुकसान पहुंचाना, और नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी हद तक गिर सकते हैं, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं और देश की किसी भी एकता को खतरा पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमारी यूनिटी खत्म होती है, जैसे हमारे भारत को तो कहा जाता है विविधताओं में एकता वाला देश है।
तो जो विविधता है उसकी एकता पे और हमारी राष्ट्रीय एकता पे खतरा आ जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे आप राष्ट्रीय एकता में ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि 1947 में सांप्रदायिक दंगों के कारण ही क्या है, भारत का विखंडन हुआ है, भारत बटा था धर्म के आधार पे, वो बात का भी आप उदाहरण दे सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता इसलिए लिखेगा कि भैया क्योंकि सरकार सही से काम नहीं कर पाती, बोले मैं किसकी साइड लूं, इधर या इधर। ठीक है, उनको शांत करवाने में, जो टूट फूट हुई है उसको रिपेयर करवाने में, ये सारे काम में राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है, सरकार गिराने की कोशिश होती है। ठीक है, कि भैया हमारे जो धर्म के लोग हैं हम इनको चुनेंगे, वो चाहते नहीं हम इनको चुने, तो सरकार को गिराने की इस अस्थिरता चलती रहती है, एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है। ओके, फिर आते हैं जातिगत असमानता को दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव लिखिए। देखिए 3 सुझाव जातिगत असमानता को दूर करने के लिए, सबसे पहले तो मैं वही कहूंगा जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। शिक्षा सबसे बेहतर है। दूसरा जो है वो है अंतरजातीय विवाह का, यहां पर मैं लिख देता हूं अंतरजातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिज। तीसरी बात इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, जागरूकता वाली बात लिख सकते हैं कि लोगों में जागरूकता लाना जरूरी। और जागरूकता का देखिए, जागरूकता का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए हमारे ऊपर क्या है ना, बहुत से टैग लगे हुए हैं। मेरे ऊपर धर्म का टैग है, मेरे ऊपर जाति का टैग है, मेरे ऊपर क्वालिफिकेशन का टैग है, मेरे ऊपर डिफरेंट टैग्स हैं। मैं टीचर हूं, इसका टैग है, अलग अलग टैग है। तो ये जो टैग्स है ना, ये नहीं। और जागरूकता का मतलब क्या है कि भाई ना आप किसी से जाति पूछो, ना किसी से आप जाति बताओ, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो ये असमानता को दूर करने के तरीके हैं। और बाकी तो सब देखो, आप लोग देश का भविष्य हो, मैं भी भविष्य हूं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सब मिलकर के साथ मिलकर के जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पे जो भेदभाव है उनको खत्म करने की कोशिश सदैव होती रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरतों को खत्म कर देती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। अरे फिर से ये शब्द, और क्या बोला, आप कैसे कह सकते हैं? तो बोल दीजिएगा सर, हम मुंह से कह सकते हैं कि खत्म कर सकती है। ठीक है, तो और की चॉइस का भी क्वेश्चन देख लीजिए। अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए। बोले सर हमारे पास तर्क नहीं है। सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। चलो तो पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात बताओ, आवश्यकता का दोहरा सहयोग होता क्या है? आवश्यकता का दोहरा सहयोग में आप ये बात बताइएगा कि जैसे कि भैया अगर एक व्यक्ति को चावल बेचना है और जूते खरीदने हैं, तो वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसको चावल लेने हो और जूते बेचने हो। तो यहाँ पे 2 आवश्यकताएं, चावल बेचने की और जूते खरीदने की 2 आवश्यकताएं का संयोग है। तो ये पूरा हो पाना मुश्किल है। ठीक है, फिर आते हैं वस्तु विनिमय समय के दौरान। वस्तु विनिमय प्रणाली के दौरान क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली के दौरान क्या है कि अगर वही उदाहरण लीजिए कि एक मनुष्य के पास चावल है और उसे वो बेचने हैं और जूते खरीदने हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके लेने चावल हो और जूते बेचने, वो ढूंढेगा। परंतु मुद्रा आने के बाद फिर क्या लिखोगे? मुद्रा आने के बाद क्या हुआ कि जिस इंसान को चावल बेचने, वो बेच देगा, पैसा लेगा और फिर जूते की दुकान पे जाएगा, जूते खरीदेगा और फिर मजे ही मजे। तो आवश्यकता के दोहरे संयोग को इस प्रकार से खत्म कर देती है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहले तो आप यही बता दो स्वयं सहायता समूह क्या होता है। 10-15 खास करके महिलाओं का ग्रुप होता है जो एक छोटी छोटी आमदनी अपनी जोड़ती जाती है और अपनी जो भी जरूरतें होती है उनको पूरा करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे जो गरीब है वो संगठित हो रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं वो संगठित हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप तर्कों से सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण दे दीजिए किसी गाँव का कि वहाँ पे 15-20 महिलाएं थी, वो हर महीने 1000-1000 रुपये जोड़ा करती थी। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 पे भी मैं टिक लगा देता हूँ। 19 पे लगा दिया था क्या मैंने? 19-20 का मामला चल रहा है। तो ओहो सॉरी सर, 19 वाले पे नहीं लगाया, 20 वाले पे भी टिक कर दिया है। और अब हमारे यहाँ पे 3-3 वाले भी खत्म। अब 4-4 वाले बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे हैं। रास्ते में रुक जाओ। खंडित निबंधात्मक प्रश्न 21 से 22 के उत्तर लिखिए। 2 ही है भैया, 21 और 22 और लगा देते हैं। उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 250 शब्द, 250 से ज्यादा मत जाना। अब है ना, कुछ ज्ञानी लोग ऐसे भी होते हैं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने देखा है बच्चों को गिनने बैठते हैं 1 2 3 4 5, और तेरी तो 260 लिख दिए, 10 हटा, कौन सा 10 काटू? इतना भी हिसाब मत बैठना, ठीक है ना। 250 का लगभग इतना होता है, आप अंदाजा लेकर के चलिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला मतलब इसका बड़ा, और वैसे क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। वाह 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 वाह। मतलब है ना, आप इतिहास पढ़े और बापू का क्वेश्चन ना आए, बहुत दुख की बात है। तो बापू बचा सकते हैं, देखो आपको, ठीक है ना, बापू बचा सकते हैं। तो बापू को पढ़ते रहिएगा, बापू को जानते रहिएगा, और बापू के विचार ही
देश को भी सही राह पे ले जा सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन, और दूसरा पूछा सवेगीय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। देखिए महात्मा गांधी का योगदान में अब बात यहां से ये आती है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, शुरुआत शुरू से करो। सबसे पहले तो थोड़ा सा महात्मा गांधी का इंट्रो दो। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर वो 1893 में अफ्रीका चले गए शिक्षा लेने के लिए, ठीक है। फिर वो 1915 में भारत लौटे, ठीक है, अफ्रीका से। फिर उसके बाद जो तीनों सत्याग्रह उन्होंने करे, 1917 वाले और 1918 के जो तीनों सत्याग्रह करे, वो सत्याग्रह आप लिखिए। देखिए मैंने यूपी बोर्ड के में 1-2 क्वेश्चंस देखे हैं मॉडल पेपर में, पूछा बापू के 2 सत्याग्रहों की बात करिए। जब सत्याग्रह विशेष करके पॉइंट डाला जा रहा है ना, तो आप कोशिश ये करिएगा, या तो आप लिखिएगा इन तीनों सत्याग्रह में से कोई पॉइंट, भाई चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह, या रोलेट सत्याग्रह जोड़ दीजिएगा। बाकी आंदोलन है बापू के, वो सत्याग्रह नहीं है, विचार सत्याग्रह कहते हैं, विचार सत्याग्रह कहते हैं। पर कोशिश करिएगा जब वो विशेष करके पूछ रहा है कि सत्याग्रह बताओ बापू के, तो आप इन पे चर्चा करिएगा, ठीक है ना। तो कोशिश ये करेगा उन बड़े आंदोलनों को छोड़ने की कोशिश कर दीजिएगा। तो 1917-18 की बात, उसके बाद आप लिख सकते हैं रोलेट सत्याग्रह। देखिए उनको बताते भी जाइएगा, ऐसे ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हलवा नहीं है, हलवा, ठीक है, हलवा नहीं है। तो 1919 से रोलेट सत्याग्रह, वो कौन सा डायलॉग है पुष्पा का, फ्लावर नहीं फायर है फायर, ठीक है। तो जो भी है, मैं नहीं देखता हूँ मूवीज वूवीज। तो 1919 का रोलेट सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, फिर करो या मरो, ठीक है। उसके बीच में जो पूना पैक्ट डॉक्टर अम्बेडकर उनके बीच में हुआ, महात्मा गांधी के बीच में, वो लिख सकते हैं। इरविन पैक्ट के बारे में बताना होगा, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में होता है वो। तो ये पूरी कहानी आपको बतानी है, ये पूरा महात्मा गांधी का रोल है। और नोट में आप ये डालिएगा कि महात्मा गांधी इंसान नहीं, महात्मा गांधी विचार है, और इंसान मरता है, विचार कभी नहीं मर सकते। और महात्मा गांधी के जो विचार है वो सदैव अमर हैं, सदैव अटल है महात्मा गांधी के विचार, और इन्हीं विचारों से भारत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद, ठीक है। ऐसी बातें आप लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा महात्मा गांधी को भी और कॉपी चेक करने वाले को भी। जो भी चीज हो पॉइंट्स में हो, दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। आप चाहे एक काम और कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर जब आए उस पर सबसे ऊपर यही पॉइंट डाल लीजिएगा, जहां इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, कृपया पॉइंटों में आंसर लिखें, वो अपनी तरफ से, हाँ मुझे पॉइंटों में लिखना है, हर पेज पे डाल लेना पहले 5 मिनट में, कृपया पॉइंटों में आंसर, जो याद रहे कि मनीष सर ने बोला था पॉइंटों में लिखना है, ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आप कहां से करोगे? सबसे पहली बात तो ये करोगे इसमें, जो उन्होंने महात्मा गांधी ने किसको, इरविन को पत्र लिखा था, उस पत्र की बात लिखोगे कि भाई पत्र में उन्होंने 11 मांगे रखी थी और 11 मार्च तक का समय दिया था, और फिर इरविन भी नहीं झुके। उसके बाद आप पूरा चर्चा नमक यात्रा की करोगे कि भाई नमक यात्रा किस प्रकार से होती है, और नमक यात्रा से पूरा बताइएगा, उसका पूरा वर्णन करिएगा, और उसके बाद कहिएगा उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। और फिर एक यहाँ पे लिखेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में अंतर क्या था, कि असहयोग आंदोलन में तो सिर्फ जो वस्तुएं सेवाएं हैं उन्हीं को छोड़ना था, सिर्फ उन्हीं को ही त्यागना था, पर यहाँ पे सरकार के कानूनों का भी बहिष्कार करना था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में आप ये बातें बता सकते हैं। और फिर उसके बाद ये भी बोल दीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि उनके साथ 5 मार्च 1931 को इरविन पैक्ट होता है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो वाइसरॉय होते हैं उनके बीच में समझौता होता है। और समझौते में क्या होता है कि महात्मा गांधी लंदन जाने को तैयार हो जाते हैं, और लॉर्ड इरविन जितने भी राजनीतिक कैदी है उन सबको छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक बार शांत कर दिया जाता है। शांत 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 मेरे प्यारे बच्चे, शांत, ठीक है। 21 यहां तक के पेपर में कोई समस्या नहीं आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि मुझे तो आई नहीं है, तो सर आपको आएगी भी नहीं, तो आपको भी नहीं आई होगी। देखिए पेपर करिए, मेहनत करिए, आप चिंता मत करिए, किसी भी बात की चिंता मत करिए, कैसा होगा कैसा नहीं। मैंने आप लोगों को बोला ना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। अरे भाई मैं 12 तो पढ़ करके आया हूं, दूसरा 15 भी नहीं पढ़ करके, हमेशा कॉन्फिडेंस। जितने चैप्टर हैं भाई 15 चैप्टर हैं, तुम 12 पढ़ करके सोचो भाई मैं 12 तो पढ़ करके आया हूं, वो तो उतने भी नहीं पढ़ करके आया। कॉन्फिडेंस लेवल है ना हमेशा आपका हाई होना चाहिए, ठीक है ना, जीतेंगे तभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया नेपाल में आ जाते हैं, हमारे पड़ोसी देश के पास में। नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इसके प्रकारों में बताइए। तो लोकतंत्र के लिए जो आंदोलन हुआ उसको आपको बताना है, पूरा बता देना है कि भाई 2005 में जो ज्ञानेंद्र राजा होता है वो पार्लियामेंट को, संसद को भंग कर देता है। फिर उसके बाद अप्रैल 2006 से शुरुआत होती है, ठीक है।
शुरुआत होती है, जनवरी 2006 से शुरुआत हो जाती है, फिर अप्रैल में 21 अप्रैल को 3-4 लोग जुड़ जाते हैं, 24 अप्रैल को अल्टीमेटम राजा को दिया जाता है। 3 मांगे होती हैं कि संसद की बहाली हो, सर्वदलीय सरकार बने और नया संविधान बनाया जाए। वो पूरी बात जितनी भी अपने लोकतंत्र वाली पढ़ी है वो सारी की सारे लिख दीजिएगा। और फिर 2008 में उसको हटा दिया जाता है, गिरिजा प्रसाद कोयला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बना लिया जाता है। 2015 में फिर उनका नया संविधान बन जाता है और नया संविधान बनकर के देश चलने लग जाता है। अभी तक तो हाल फिलहाल सही है और नेपाल का संविधान 5 बार बन चुका है, ठीक है, 5 बार बन चुका उनका। और अभी भी ओली साहब के जाने के बाद ओली साहब गए तो ऊपर नीचे ही चल रहा था नेपाल में। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2015 में उनका संविधान बनने के बाद की बात होती है, तो वो 5 बार बन चुका है, उस पर आप ज्यादा मत जाइएगा, पर आंदोलन के बारे में बता दीजिएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन, आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इसके प्रकारों के बारे में बताइए। देखिए, आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, एक सीमा समय के लिए होते हैं, तय सीमा के लिए, और एक लक्ष्य के लिए होते हैं कि भाई हमें ये लक्ष्य हासिल करना है, ठीक है। तो वो आंदोलनकारी समूह है, ये अपन ने पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 5 पॉलिटी का है। तो आंदोलनकारी समूह क्या है, जो कि एक तय सीमा समय के लिए और संगठन बनाए बिना ही ये क्या है, आंदोलन करते हैं, ठीक है। इसके प्रकारों के बारे में बताइए। तो इसके जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट ग्रुप्स, तो देखो जो समूह है, अलग अलग प्रकार के आंदोलनकारी समूह हो सकते हैं, जातीय भी हो सकते हैं, मजदूरों के भी हो सकते हैं, किसी संगठन के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ये समूह हो सकते हैं। तो यहां तक हमारे जितने भी जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन और बाकी है, वो है मानचित्र का। तो अब देखते हैं मानचित्र वाला जो हमारा एक सवाल बाकी है वो क्या है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। 4 बताएं, ए बे से दे, तो चारों ही करने, यहाँ पे चॉइस नहीं है। रावत भाटा, नासिक, नेवेली और तलचर। तो देख लेते हैं, चारों को देख लेते हैं। रावत भाटा बोला है, सबसे पहले रावत भाटा, तो ये मैं यहाँ पे मैप खोल देता हूँ, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले रावत भाटा, तो यहाँ जो राजस्थान में है, यहाँ ये वाली जो जगह वो है रावत भाटा की, रावत भाटा, ओके। आपको एक ही मैप मिलेगा, उसमें ही सारे करने। फिर दूसरा बोला है नासिक, तो ये वाला है जो है नासिक, महाराष्ट्र में नासिक है। थोड़ा सा आप बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ पर से यहाँ पर से वो एग्जैक्ट जगह वो भी नापने नहीं जाएगा, नासिक। उसके बाद क्या बोला है, नेवेली, तो नेवेली यहाँ पर है, ये वाला डॉट लगा है ना, वहाँ पर लिख बाहर रहा हूँ मैं, नेवेली। और एक बोला है तलचर, तो तलचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तलचर, ओके। तो ये तो जो हमारा एक क्वेश्चन था उसमें से है, ठीक है। उसका जो अब चॉइस वाला है वो देखते हैं। तो अब देखिए चॉइस में जो दिया गया है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र निम्नलिखित को अंकित कीजिए। गया, ये मारिया गांव नहीं, मारवा गांव है जो पतन था, नेलोर और अजमेर। अच्छा जी, अजमेर का भी नाम आ गया है, तो अब यहाँ पर भी देख लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले बोला था गया, तो गया है बिहार में, ठीक है। तो ये वाली सी जो लोकेशन है वो है किसकी, गया की, जहां पे भगवान बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। गया, गया के बाद कौन सा था, मारवा गांव, ये वाला है वो मारवा गांव का, मारवा गांव। उसके बाद नेलोर, नेलोर यहाँ पे सी है, तमिलनाडु में ही है नेलोर, नेलोर, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा, अब यहाँ तो मैंने रावत भाटा लिख दिया, यहाँ ऊपर यहाँ से देखिएगा, यहाँ वाली सी जो लोकेशन है ना, हार्ट ऑफ द राजस्थान है अजमेर, ठीक है ना, तो दिल है अजमेर राजस्थान का, ठीक है। तो हमारा मानचित्र भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ राजस्थान बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो भी पूरा कंप्लीट होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आप सभी 80 में से 75 से ऊपर नंबर आराम से ला सकते हैं, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ आप लोगों को कहता हूँ। कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, बातें सिर्फ इतनी सी है कि आप पेपर को पॉइंट्स में लिखें, जो इंपॉर्टेंट वर्ड हो उसे पेंसिल से अंडरलाइन करें या ब्लैक पेन से लिखें, सिर्फ वही पढ़ाए टीचर को जो आप पढ़ाना चाहते हैं, ओके। बेहतरीन पेपर करें, चिंता फिक्र किसी बात की ना करें, स्ट्रेस नहीं लेना हमें। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत 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 प्रो लेवल की मेहनत आप लोगों ने करी है साथ, ये मेहनत विफल नहीं होगी। और सिर्फ 1 महीने और कर लो बच्चों, 1 महीने और कर लो। मन नहीं लगता, बैठो थोड़ी देर तो बैठो, सोचो अपने माता पिता के बारे में, सोचो हमारे बारे में, ठीक है। तो मेहनत करते जाओ, बस रुको मत। नहीं समझ में आता है पूछो, बताओ, जो करना है वो करो, पर मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। 75 से ऊपर सोशल साइंस में नंबर आने चाहिए, 80 में से बोल रहा हूं। जब 100 का टोटल हो तो 95 ऊपर हो जाने चाहिए, 75 से ऊपर नंबर आने चाहिए। और जिस दिन राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आया, मेरे पास कॉल आना चाहिए, सर कि हमारे 75 से ऊपर नंबर आ गए हैं। मेहनत करते रहिए बच्चों, और मेहनत कभी विफल नहीं होती। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मनीष कुमार, आप सभी से धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।